विश्वविद्यालय साइराज राज्य में राशि टर्मिनल पब्लिक आज हम ये पाठ समझकर आठ विज्ञान के सेकंड पेपर द्वितीय विश्वोत्तर अंतरराष्ट्रीय संबंध में शीतोदय के बारे में अध्ययन करेंगे। शीतोदय क्या है, शीतोदय का अर्थ क्या है, शीतोदय के बारे में कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं और शीतोदय के उदय के कारण क्या है, इनके बारे में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि विदित है कि द्वितीय विश्व के बाद संपूर्ण विश्व पूंजीवाद और साम्यवाद नामक दो ग्रुप में विभाजित हो जाता है। पूंजीवादी ग्रुप का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया था और साम्यवादी ग्रुप का नेतृत्व सोवियत रूस ने किया था। लेकिन अन्य महाशक्ति या तो युद्ध में पराजित हो जाती है या वे आर्थिक दृष्टि से इतनी अधिक कमजोर हो जाती है जो किसी अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम को अपने हितों के अनुरूप प्रभावित करने की स्थिति नहीं होती है कि दो ही महाशक्ति में जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस। अर्थात बहुध्रुवीय जो विश्व व्यवस्था होती है वो बाइपोलर पॉलिटिक्स द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में रूपांतरित हो जाती है। लेकिन दोनों महाशक्तियों में भिन्न सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था के प्रश्न के कारण सैद्धांतिक विचार मतभेद हो जाते हैं और एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है जिसमें कोई भी मिथ्या अनुमान या उत्तेजना मानव जाति के नाश में खत्म हो सकती है। इसलिए एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति होती है जिसमें दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को कमजोर करने के लिए, एक दूसरे को भ्रमित करने के लिए जो पॉलिटिक्स हो जाती है, जो शक्ति राजनीति हो जाती है, इस प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति को शीतोदय के नाम से जानते हैं। तो कहने में लगे था कि शीतोदय को युद्धोत्तर विश्व राजनीति का केंद्र बिंदु माना जाता है। पहली बार 1647 में कोलंबिया के भाषण में बर्नार्ड मार्को ने शीत शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने कहा कि हमें भोगे में नहीं रहना चाहिए क्योंकि हम शीत युद्ध के बंधे थे। उन्होंने संसार के राष्ट्र को आगाह करके कहा कि यदि इस प्रकार की सैद्धांतिक विचार मतभेद दूर जाने लगा तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक विचार मतभेद का बहुत बड़ा विश्व युद्ध हो सकता है। क्योंकि जब इस संसार में युद्ध होते हैं इस युद्ध के दौरान अपार जनहानि की हानि होती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि विश्व को रक्तपात की घटनाओं को बचाया जाए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रश्न में इस शीत शब्द का प्रयोग वाल्टर लिपमैन के द्वारा किया था। वाल्टर लिपमैन ने इस शब्द का प्रयोग उस स्थिति को इंगित करने के लिए किया था जो द्वितीय महायुद्ध के बाद 1945 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के मध्य इस प्रकार से सैद्धांतिक विचार मतभेद की राजनीति बहुत उपयुक्त हो जाती है। तो आइए हम शीत शब्द का प्रयोग अनेक अर्थ किया जाता है। नंबर 1 वास्तविक युद्ध में कहना यह था कि शीतोदय एक ऐसा युद्ध था, एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति थी जो किसी युद्ध क्षेत्र में लड़ाई में मानव शरीर से माध्यम से लड़ा जाने वाला युद्ध था और इसमें कहीं न कहीं दूसरे के विचारों के निर्देशन करने की कोशिश जाती है। तो शीतोदय वाकयुद्ध के रूप में शीतोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह कागज से लोगों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो प्रसारण, नेताओं के भाषणों के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से दोनों महाशक्तियों के द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। इस प्रकार के दूरदर्शन के माध्यम से भी, रेडियो के माध्यम से भी, समाचार पत्रों के माध्यम से भी दोनों महाशक्तियां पूंजीवादी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के द्वारा किस प्रकार के दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, एक भ्रामक प्रचार करने की कोशिश जाती है। तो इस प्रकार के वाकयुद्ध के रूप में कहा जाता है। तो शीतोदय का अर्थ एक वाकयुद्ध के रूप में लिया जाता है क्योंकि ये केवल बात होने के रूप में केवल एक दूसरे के विचार के आधार पर कहीं न कहीं इस प्रकार की एक दूसरे को अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, संसार के विश्व के मध्य बदनाम करने की कोशिश जाती है, उसे निंदित करने की कोशिश जाती है, उसको कमजोर करने की कोशिश जाती है। दूसरा होता है प्रचारात्मक युद्ध। शीतोदय शब्द का प्रयोग प्रचारात्मक युद्ध के रूप में किया जाता है क्योंकि दोनों महाशक्तियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, संसार के विश्व के मध्य आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से कहीं न कहीं एक दूसरे को विरुद्ध इस प्रकार के घृणित प्रचार का सहारा लेते हुए एक दूसरे को बदनाम करने की कोशिश जाती है। द्विपक्षीय बहुपक्षीय जो समस्याएं होती है इस प्रकार की समस्या को लेकर के दोनों राष्ट्र हो जाती है। इस प्रकार का प्रचार भाग प्रचार का सहारा लिया जाता है। इसलिए शीतोदय शब्द का प्रयोग प्रचारात्मक युद्ध के रूप में किया जाता है। तीसरी शीतोदय शब्द का प्रयोग मनोवैज्ञानिक युद्ध के रूप में किया जाता है। मनोवैज्ञानिक युद्ध का मतलब था कि दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण संबंध को बनाए हुए एक दूसरे किसी प्रकार की कार्रवाई की जाती है, मनोवैज्ञानिक से भयभीत करने की कोशिश जाती है। अर्थात द्विपक्षीय बहुपक्षीय सुरक्षा संधि के माध्यम से एक दूसरे को भयभीत करने की कोशिश जाती है। मनोवैज्ञानिक युद्ध का मतलब यह था कि पूर्ववर्ती सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा तीसरी दुनिया के राष्ट्रों द्विपक्षीय बहुपक्षीय सुरक्षा संधि के माध्यम से अपने साथ समझौते करने की कोशिश जाती है और इस प्रकार की पॉलिटिक्स, इस प्रकार की राजनीति की जाती है, इस प्रकार की भय की जाती है कि दोनों राष्ट्रों की तरह कहीं न कहीं मित्र राज्य की खोज करने की कोशिश जाती है। अर्थात ऐसे राष्ट्रों को अपने साथ द्विपक्षीय बहुपक्षीय सुरक्षा संधि के माध्यम से सम्मिलित करने की कोशिश जाती है जो के लिए किसी प्रकार से लाभदायक हो सकते हैं, विदेशी हो सकते हैं। इसी प्रकार से 1947 में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा लैटिन अमेरिकी राज्य साथ प्रयोग शुरू की जाती है। इसी प्रकार से 4 अप्रैल 1949 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने
1951 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ संधि की, 1954 में सिल्वर संधि की। इसी प्रकार से 14 मई 1955 में वार्सा पैक्ट का गठन भी सोवियत रूस से किया जाता है। सोवियत रूस ने इस वार्सा पैक्ट के माध्यम से इस बात पर सहमति व्यक्त की कि किसी संविधान शासन में किसी भी राष्ट्र को कोई भी कार्रवाई होती है तो इस संदर्भ में सभी राष्ट्र आपस में मिलकर आक्रमण का मुकाबला करेंगे। आइजनहावर सिद्धांत जैसे है लेनिन और जर्मनी में अमेरिकी सेना को भेजा गया, तो इसका भी पॉलिटिक्स हो सकती है। तो कहने में था मानव एक से एक दूसरे प्रकार के भय की कोशिश जाती है, अर्थात इसमें मित्र राज्यों की खोज करने की कोशिश जाती है, मित्र राज्यों की खोज करने का प्रयास किया है और समाज वाला करने की कोशिश जाती है। इसका और तीसरा चौथा जो बात की जाती है तनाव की स्थिति की बात होती है। कहने में था किसी युद्ध नहीं होते एक तनाव की स्थिति होती है। इसका मतलब था किसी युद्ध इस प्रकार की जो पॉलिटिक्स होती है कि दोनों राष्ट्र के एक दूसरे पास में एक दूसरे देखते हुए एक दूसरे के प्रति में अविश्वास का भाव हो जाते हैं, अर्थात इस सिद्धांत के वजह मतभेद के कारण तनाव की स्थिति होती है, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय समस्याएं जो होती हैं उनका किसी तरह से समाधान नहीं हो पाता है, बल्कि उनको यह उलझा देता है या उन्हें और अधिक कॉम्प्लिकेटेड जटिल बना दिया जाता है, जिनका किसी प्रकार का समाधान नहीं हो पाएगा। तो तनाव की जो स्थिति होती है निरंतर के अनिश्चितता का दौर चलता रहता है, उपाय की स्थिति बनी रहती है, दोनों राष्ट्रों के अंतरराष्ट्रीय स्थिति में एक अनिश्चितता की स्थिति चलती रहती है। तो कहने में यह था कि तनाव की जो स्थिति होती है इस तनाव की स्थिति के कारण दोनों राष्ट्रों में आपस में पार्श्व से एक दूसरे के प्रति जो टकराव हो जाती है, एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना होती है, वह विश्वास हो जाती है, इसका की घटनाएं होती है, उसे ये पोजीशन की बात की जाती है कि अंतरराष्ट्रीय स्थिति में काफी घटनाएं होती है। इसका मतलब ये होता है कि तनाव की स्थिति होती है, एक तनाव की स्थिति होती है, सदैव दोनों राष्ट्र एक दूसरे दृष्टि से देखती हैं, एक दूसरे के विश्वास का भावना कम हो जाती है, और जहां अंतरराष्ट्रीय समस्या को लेकर विश्व शांति के दृष्टिकोण से दोनों राष्ट्रों की तरफ कोई चिंतन नहीं किया जाता है, कोई विचार नहीं किया जाता है, बल्कि सब अपने हितों के माध्यम से एक दूसरे को कमजोर करने के माध्यम से शक्ति का संवर्धन, शक्ति का संरक्षण और शक्ति प्रदान करने की कोशिश जाती है। इस प्रकार की तनाव परिस्थिति होती है जिसमें सभी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं के जो राष्ट्र होते हैं, जो राज्य होते हैं, उनमें निष्ठा का दौर चलता रहता है, लेकिन इस प्रकार का सिद्धांत में दौर जो चला संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्ववर्ती सोवियत रूस के मध्य चला था। ये जो भिन्न सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विचार प्रसार की जो बात है, इसका ये था इसी तत्व का प्रयोग विचारधारा में संघर्ष में किया जाता है, क्योंकि ये दो भिन्न सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था वाले राष्ट्रों के पारस्परिक सिद्धांत विचार का दौर चलता है। दोनों राष्ट्रीय अपने सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था को उच्च अत्यधिक मानते रहे, इसी मान्यता के कारण दोनों के मध्य एक सिद्धांत विचार का दौर स्टार्ट हो जाता है, जिसे इसी युद्ध के नाम से जानते हैं। अर्थात अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के कारण अंतरराष्ट्रीय समस्या को लेकर दोनों राष्ट्रों के सोच में, दृष्टिकोण में, व्यवहार में बहुत बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन देखे जाते हैं, कि दोनों राष्ट्रें अपने हित में सोचती हैं, अपने ही बारे में सोचती हैं, चिंतन करती हैं। अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था उनके लिए सेकेंडरी प्रश्न हो जाती है, सेकेंडरी मैत्री चीज हो जाती है। अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था के लिए उनकी कोई पहल नहीं की जाती है, बल्कि स्वयं अपने हितों का शक्ति का अर्जन करने के लिए, शक्ति का संवर्धन करने के लिए और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक पुलिसमैन के रूप में, एक अंतरराष्ट्रीय न्यायाधीश बनने की कोशिश जाती है, उसका कार्य तनाव हो सकती है। अब बात करते हैं शीत युद्ध की परिभाषा और परिभाषा दी गई है। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में शीत युद्ध का नेगेटिव को परिभाषित किया है। शीत युद्ध किस प्रकार से परिभाषित किया है, सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर D.F. फ्लेमिंग के शब्द में। D.F. फ्लेमिंग के शब्द में उनके अनुसार शीत युद्ध एक ऐसी तनाव परिस्थिति है, अर्थात शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो किसी युद्ध क्षेत्र में नहीं लड़ा गया, बल्कि मानव मस्तिष्क में लड़ा रहने वाला युद्ध है, जिसमें एक दूसरे के विचारों पर नियंत्रण स्थापना का प्रयास किया जाता है। कहने का मतलब यह था कि जब इस संसार में युद्ध होते हैं तो प्रभावित पक्षों द्वारा अपने अपनी सेना को युद्ध क्षेत्र में तैनात किया जाता है, लेकिन युद्धोत्तर विश्व राजनीति में जिस प्रकार के सिद्धांत का दौर चला, उसमें पूर्ववर्ती सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विधिवत रूप से अपने अपनी सेना को क्षेत्र में तैनात नहीं किए गए, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच के माध्यम से, अंतरराष्ट्रीय संबंध के माध्यम से, द्विपक्षीय भावपक्षीय संबंधों के माध्यम से एक दूसरे के विरुद्ध इसका जो कंट्रोल करने के लिए, प्रभावित करने की कोशिश की गई है, उसका आशय था कि किसी युद्ध क्षेत्र नहीं लड़ा गया, बल्कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के माध्यम से एक दूसरे के विरुद्ध का आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलाया जाता है, दौर चलता है। उसका मतलब ये था कि शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो किसी युद्ध क्षेत्र में नहीं लड़ा गया था, बल्कि मानव मस्तिष्क में लड़ा गया था, और इसके द्वारा एक दूसरे के विचारों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। दूसरे विद्वान की बात करते हैं लुई हाले के शब्द में। लुई हाले के शब्द में लुई हाले ने शीत युद्ध को परिभाषित करते हुए कहा कि शीत युद्ध
शस्त्र वर्तमान परमाणु युग में अर्थात शीत युद्ध वर्तमान परमाणु युग में शस्त्र युद्ध से एकदम भिन्न होता है, लेकिन उसे कहीं भी भयानक होता है, जिसने सभी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान करने के स्थान पर उन्हें यह बुझा दिया है या उन्हें निश्चित काल के लिए डाल दिया गया है जिनका दीर्घकाल में कोई समाधान नहीं हो पाया है। अर्थात चाहे कश्मीर की समस्या हो, चाहे कोरिया की समस्या हो, चाहे वियतनाम की समस्या हो, चाहे अरब वैश्य का मामला हो, ये सभी जो समस्याएं होती हैं युद्धोत्तर विश्व रणनीति शीत युद्ध के दिनों में इन्हें मुहावरों में प्रयोग किया जाता है। अर्थात सभी द्विपक्षीय बहुपक्षीय जो समस्याएं होती है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं होती है, इन समस्याओं को संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्ववर्ती सोवियत रूस के साथ बड़े जोर शोर से उठाने की कोशिश की गई। तो वर्तमान परमाणु युग में जिस प्रकार के युद्ध होते हैं वह युद्ध से जितना नुकसान नहीं होता है जितना नुकसान युद्धोत्तर विश्व रणनीति में सैद्धांतिक कारण हुआ, अर्थात शक्ति संग्राम का पॉलिटिक्स हो जाती है। सभी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को जिस प्रकार से कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, उलझा देता है और उनका बहुत समय तक उनका समाधान नहीं हो पाता है। आज जो कश्मीर की समस्या है, ये हमें विरासत के प्राप्त से समस्या है, इसका मुख्य कारण यही होता है सैद्धांतिक बच्चे बंदियों के दौरान आधार पर बात की जा सकती है। आज संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पाकिस्तान के पश्चिमी एशिया में एक ऐसा विश्वसनीय वफादार मित्र बनाने की कोशिश करता है। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के द्वारा इसे बहुत सारे लड़ाकू विमानों को सहायता प्रदान करने की कोशिश की गई है, इन्हें आर्थिक सहायता देने की कोशिश की है। जब भी भारत सीमा पार की घुसपैठ की बात आती है तो अमेरिका सरकार की बात मानने को तैयार नहीं था कि भारत में कोई आतंकवाद की समस्या कहने में था कि जाके ना तो आपने पिवाई वो क्या जाने पीर पड़ाई, अर्थात जिन इसका कोई पीड़ा नहीं होती है। लेकिन जैसे ही 2001 में अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब अटैक किया गया तो अमेरिका ने स्वीकार किया कि आतंकवाद की समस्या हिंदुस्तान की समस्या नहीं है बल्कि ये तो पूरे विश्व की समस्या है। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा दी जाती है कि जो राष्ट्र आतंकवाद को पनाह देता है, उसे संरक्षण देता है, वह अमेरिका सबसे बड़ा दुश्मन माना जाएगा। इसलिए ये वर्तमान परमाणु युग में जो तनावपूर्ण स्थिति होती है एक बड़ी भयानक स्थिति होती है, क्योंकि इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, उनका निश्चित काल तक छोड़ दिए गए जिनका दीर्घकाल समाधान नहीं हो पाया। चाहे आज कश्मीर की समस्या हो, चाहे अरब की समस्या हो, तो चाहे वियतनाम की समस्या होती है, चाहे कोरिया की समस्या होती है, इस प्रकार की समस्या को युद्धोत्तर में बड़ी बड़ी चर्चा की कोशिश की गई और उसके बाद में बात हो जाती है। डॉक्टर सत्यनारायण धन के अनुसार ये दो भिन्न भिन्न सामाजिक राजनीतिक विचारधाराओं के प्रचार विचारधारा का संघर्ष का मामला माना जाता है। ये दो भिन्न जीवन पद्धति के संघर्ष का परिणाम माना जाता है। अर्थात लोग ये बात उस समय पर कहा था ये स्टालिन और ट्रमेन सिद्धांत के अनुसार की कोशिश होती है, इनके स्ट्रगल की कोशिश होती है। तो कहने का ये था कि युद्धोत्तर विश्व रणनीति इस प्रकार का जो संघर्ष चला जिसके आधार पर तनाव हो जाती है और संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के विरुद्ध सिद्धांत की दुर्गानी हो जाती है। लेकिन एक प्रकार की तनाव स्थिति होती है जिसमें कोई उत्तेजना या मिथ्या अनुमान या जल्दबाजी कोई लिया गया निर्णय अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था में बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। इस प्रकार की जो घटना स्थिति होती है उसे शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। कल बात करते हैं शीत युद्ध के मुद्दे के कौन कौन से कारण हैं। आज हम कल करेंगे।